हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1 हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में से। तो डेवलपमेंट के ऊपर ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस हम पहले कर चुके हैं, 2 क्लासेस हम अटेंड कर चुके हैं। तो दिस इज़ द थर्ड क्लास एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। तो हमने देखा था डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग जगहों पर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कहाँ पर डेवलपमेंट, कोई स्टेट जो है वो एक पहलू में आगे हो सकती है तो दूसरे में पीछे भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था हरियाणा, बिहार और केरला का। तो हमने देखा था कि हरियाणा जो है वो पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे है, लेकिन बिहार है पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है। केरला जो है वो बीच में आता है, इट्स सेकंड पोजीशन। लेकिन हम बात करें लिटरेसी रेट में तो हरियाणा से भी आगे था केरला। तो ऐसी हमने चीज़ें देखी थी कि डेवलपमेंट जो है उसको परखने के लिए हम एक सिर्फ पर कैपिटा इनकम या फिर इनकम को ही नहीं ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट पहलूज रहते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं, तो उनमें हमें अलग अलग चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे अगला टॉपिक हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। अब जैसे कि हमने देखा कि डेवलपमेंट का एक अर्थ ये भी होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पर। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो हम कह सकते हैं उस एरिया को डेवलप्ड एरिया, कि पब्लिक को हर फैसिलिटी, जैसे कि आप बड़े शहरों में मेट्रोज़ की बात करें तो वहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा रहती है घरों के अंदर, ठीक है, 24/7 बिजली पानी रहता है। तो हम ऑब्वियसली कहते हैं कि ये एरियाज़ डेवलप्ड हैं। वही जो एरियाज़ अभी थोड़ा बाहर बसे हुए हैं उन जगहों से जहाँ पर अभी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम कहते हैं दीज आर अंडर डेवलप्ड और जल्द ही ये भी डेवलप हो जाएंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी हम डेवलपमेंट मापने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in the crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अब हमने देखा था कि हरियाणा के लोगों की पर कैपिटा इनकम लगभग 1,80,000 से भी ज़्यादा थी सालाना, लेकिन फिर भी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर टू केरला। तो इसका उत्तर ये है कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं परचेज कर सकते हैं, यानी कि आपको लिविंग स्टैंडर्ड है। अब आप जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि भाई कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है लेकिन उसको समझ बूझ ही उतनी है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो उस पैसे से सिर्फ वही बेसिक चीज़ें खरीदेगा जो उसको ठीक लगती हैं। लेकिन एक प्रॉपर जीवन जीने के लिए, यानी कि एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एजुकेटेड पर्सन जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में बेस्ट जो है उसको ध्यान रख के उनको खरीदने की कोशिश करता है। सो इनकम itself by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. अब यहाँ पर डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कम्युनिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सोशल लेवल पे समझाया गया है, जो कि बहुत अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला देखिए कि आप जो, अगर आपका बहुत पैसा है और आप सोचें कि आप पोल्यूशन फ्री एयर खरीद ले तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखते हैं कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर अगर पोल्यूशन है तो वो पोल्यूशन आपको हमेशा ही आपको उसी पोल्यूशन में जीना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास भले पैसा है लेकिन यू कांट परचेज अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कैसा होगा, हमारी कम्युनिटी जिस जगह पर हम रहते हैं वो पब्लिक अगर समझदार होगी तो वो बहुत सारे ऐसे प्रयास करेगी, ऐसे एफर्ट्स करेगी जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके या कम किया जा सके। लेकिन आप पैसे से, कोई व्यक्ति ये नहीं है कि भाई हाँ भाई वो आदमी ने पैसे से अपना पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद लिया, या फिर आप पैसे देकर अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन या बाकी चीज़ें नहीं खरीद सकते, यानी कि मिलावटी चीज़ें। अनअडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी, यहाँ पर अनअडल्ट्रेटेड शब्द दिया गया है जिसका मतलब होता है कि जिसके अंदर मिलावट ना हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो पैसे देकर, सिर्फ पैसे देकर ये चीज़ें नहीं खरीद सकता है अनअडल्ट्रेटेड, क्योंकि हमको नहीं पता है कि उसमें मिलावट की गई है या नहीं की गई है। मेडिसिन की बात करें, आप दवाइयाँ जो लेते हैं, भले आप कितने भी पैसे खर्च कर दीजिए, अभी जैसे कोवैक्सीन, कोविड के लिए हम जो लगा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, कोवैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड लग रही है भारत के अंदर, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आप ये भी देखते होंगे कि इन मेडिसिन का भी एक बोलते हैं ना नकली मेडिसिन भी आ गई जिसको लोगों को लगाया जा रहा है। तो अब व्यक्ति को कैसे पता कि भाई ये दवा लग रही है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है असली है नकली, हमें तो नहीं पता है ना। तो हम उसको पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग कोविड को फेस कर रहे हैं, कोरोना को फेस कर रहे हैं,
तो अगर पैसे वाले लोग हैं, क्या उनको कोरोना नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, और मेरे ख्याल से उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। तो मनी से आप अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को, पूरी स्टेट को मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब आपकी स्टेट के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो प्रॉपर मास्क नहीं पहनते हैं, वो सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बार बार अपने हाथ सैनिटाइज नहीं करते हैं, सर्दी जुकाम खांसी होने पे तुरंत दवा नहीं लेते हैं, और वो जितनी भी जो, जैसे कि अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हम बाहर से आते हैं तो तुरंत आकर कपड़े बदलते हैं, नहा लेते हैं, ताकि कहीं भी इधर उधर हाथ हम ना लगाएं, क्योंकि हम बाहर से आए हैं। तो अगर वो इन फैसिलिटीज़ को, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बीमारी बढ़ने वाली, फिर भले आप कितने भी पैसे वाले हैं, आप इसकी चपेट में आ ही सकते हैं। तो पैसे से आप ये चीज़ नहीं खरीद सकते, तो इसके लिए आपकी सोसाइटी का, आपकी कम्युनिटी का समझदार होना ज़रूरी है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality, or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school, because the government or society has not provided adequate facilities. अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी सवाल उठता है कि क्या एक एक व्यक्ति को हम एक एक फैसिलिटी पर्टिकुलरली पर्सनली उसको दे सकते हैं? क्या वो हमारे लिए पॉसिबल होगा ऐसा करना? वेल, आई थिंक इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री, बिग कंट्री, वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। और मैं तो कहूँगा हर एक व्यक्ति को एक एक पर्टिकुलर फैसिलिटी देना तो किसी भी देश में पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कलेक्टिवली हम इस पर ज़रूर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर समझिए कि 300 घर हैं, और सोसाइटी का एक प्रमुख बनाया जाता है, एक उस सोसाइटी की कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं और एक हेड ऑफ़ द सोसाइटी होता है। अब हेड ऑफ़ द सोसाइटी और मेंबर्स जो है, यानी कि कमेटी जो है, इसका काम है सोसाइटी को डेवलप करना, वहाँ पर रोड्स की फैसिलिटी देना, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की फैसिलिटी देना, वहाँ पर पानी की प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, और साथ के साथ सिक्योरिटी भी देना। तो इसके लिए वो कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी से कुछ पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा किया जाता है, और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलती है उसको लेकर, यानी कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहती है, उनकी मदद लेकर ये सब फैसिलिटीज़ मुहैया करवाने की कोशिश की जाती है उन पर्टिकुलर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, जो कि हमारे हेड ऑफ़ द सोसाइटी और मेम्बर्स हैं। लेकिन अगर एक एक घर अपनी पर्सनल ये चीज़ फैसिलिटीज़ लेने जाए तो क्या उनको सस्ता पड़ेगा? क्या पॉसिबल होगा? वेल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो सब हम जॉइंटली जब एफर्ट करते हैं तब ऐसा होता है, यानी कि सब लोगों की सोच अगर वैसी होगी। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में आज भी आप देखते हैं कि उनके वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट्स ना होने का रीज़न क्या है आपको पता है? कि वहाँ पे लोगों को ये ज़रूरी लगता ही नहीं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट हो। अब बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर मेंटेनेंस दिया जाता है, जैसे कि 500 रुपये महीना, 200 रुपये महीना मेंटेनेंस होता है। उस मेंटेनेंस के एवज में आपको इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स है खासकर सड़कों पर लगी हुई, वो मिलती हैं, और घरों में पानी मिलता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगर पानी की सुविधा नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रीट लाइट के लिए 200 रुपये देने हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भी सिर्फ हम एक बल्ब अपने घर के आगे, और वो भी पर्टिकुलर एक घर के आगे नहीं होता है, वो भी 3-4 घरों को छोड़कर जो खंभे लगे होते हैं वहाँ पर एक लैंप लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी फील होता होगा कि भाई एक बल्ब जो मेरे घर के सामने तो जल नहीं रहा है, उसके लिए मुझे 200 रुपये क्यों पे करने? तो ऐसे में बहुत सारे लोग वो पैसा देना बंद कर देंगे, और इस प्रकार से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका बिल पे नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे वो स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर बात आती है सबकी सोच की। अगर सब लोग उस फैसिलिटी को पाना चाहते हैं तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। जैसे आप बहुत सारे गाँव के अंदर हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर स्कूल्स खुले हुए हैं, हर एक गाँव के अंदर आपको स्कूल मिलेगा। प्राइमरी स्कूल तो मिलेगा ही, भले सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ना हो। आप सोचिए आपके गांव के अंदर सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, और आपको दूसरे गांव या दूसरे शहर में कहीं पढ़ने जाना पड़े तो आपके पेरेंट्स आपको भेज पाएंगे? बाकी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता आपके गांव के अंदर। तो अगर वो अफोर्ड कर पाएंगे टोटली, यानी कि अच्छे घर से, आप बहुत ऊंचे परिवार से हैं, तो ही आप कर पाएंगे इस चीज़ को अफोर्ड, नहीं तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही हमारा तर्क है कि अगर सोसाइटी के ज़्यादातर लोग किसी फैसिलिटी की तलाश में है, यानी कि उनके लिए कोई चीज़ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जैसे कि स्कूलिंग की बात करें, पढ़ाई लिखाई करना, तो सब लोगों को लगे कि हाँ भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हमारे देश की, समाज की, हमारे गांव की
डेवलपमेंट होगी तो वो पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देंगे, और इसी कारण से वो सरपंच जो गांव का रहता है उससे डिमांड करेंगे कि स्कूल खोला जाए, तो इस पे काम होगा। अगर लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, तो कोई भी गांव के अंदर स्कूल नहीं खुलेगा और लोग जो हैं वो पढ़ने से वंचित रह जाएंगे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए पूरी सोसाइटी का एक होकर उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को एक प्रॉपर फैसिलिटी के रूप में देखना ज़रूरी है कि ये डेवलपमेंट का एक सोर्स है हमारे लिए। ये अगर सब लोग समझेंगे तभी कहीं जाकर सोसाइटी जो है वो डेवलप हो पाएगी और ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the PDS, that is called Public Distribution System, इसको आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। PDS क्या होता है? PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन की दुकानें कहते हैं हिंदी में। राशन के डिपो, जो कि आप यहाँ एक बोर्ड लगा देख रहे हैं, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, इसका मतलब होता है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर उचित मूल्य पे राशन दिया जाता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, तेल, ये गरीब लोगों को 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। तो ये जो राशन मुहैया करवाया जाता है, वैसे तो आप जानते हैं कि जो गेहूँ है उसका भाव लगभग 25 रुपये से नीचे तो कोई भी गेहूँ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 से 3 रुपये किलो मिल जाता है। चावल जो है 30-40 रुपये से नीचे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 रुपये किलो आपको चावल भी मिल जाएगा। तो ऐसे जो PDS सिस्टम है उनको राशन डिपो भी कहा जाता है, जो कि अलग अलग एरियाज में होते हैं। PDS सिस्टम फंक्शन वेल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। अब केरला जो है वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। कल हमने वो टेबल जो पढ़ा था केरला, हरियाणा और बिहार को कंपेयर करता हूँ, उसमें बताया गया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम केरला में है, जो कि 10 था, आई थिंक 1000 के पीछे 10 था। ये इसका कारण ये है कि बेसिक हेल्थ की वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि लोगों को फैसिलिटीज़ जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है वहाँ पर। और दूसरा वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, यानी कि एजुकेटेड लोग हैं तो वो जल्दी ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो ऐसे में यानी कि हर एक चीज़ जो है वो डॉक्टर के कहे पे ही चलकर वो करते हैं, तो इससे उनको नुकसान नहीं होता है और बच्चों की डेथ रेट बहुत ही कम है वहाँ पर। ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसका काम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये है कि राशन मुहैया करवाना उन लोगों को। अब गरीब आदमी, गरीब बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, पुअर हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो आज महंगाई के दौर में आप जानते हो कि अगर आप महीने का 10,000 भी कमाते हो तो आप अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन या फिर अपने घर का किराया या फिर अच्छा खाना नहीं खिला सकते। तो ऐसे में सरकार के द्वारा कोशिश की जाती है कि उनको इन राशन की दुकानों से राशन दिया जा सके, ताकि वो भी न्यूट्रिशनल फूड खा सकें, यानी कि जो बेसिक हमारी जो ज़रूरत रहती है, यानी कि हमारा जो कंप्लीट फूड जिसको हम दाल चावल रोटी सब्जी कहते हैं, तो उसमें दाल और चावल ये सब चीज़ें भी उनको दी जाती हैं ताकि एक बैलेंस डाइट उनको मिल सके। तो PDS सिस्टम है बहुत जगहों पर अच्छे से काम करता है। अब यहाँ पर एक और टेबल हमारे सामने दिया गया है जिसमें एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश की रूरल पॉपुलेशन की एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई। जैसे कि लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, यानी कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं 76% मेल वहाँ पर एजुकेटेड हैं और 54% जो हैं फीमेल। अब बच्चों की बात की जाए 10 से 14 साल के 90 बच्चे जो हैं मेल बॉयज़ जो हैं वो एजुकेटेड हैं और 87% गर्ल्स। जबकि रूरल चिल्ड्रन जो कि 10 से 14 साल के हैं वो अटेंडिंग स्कूल, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, ठीक है, ये स्कूल अटेंड कर रहे हैं अभी भी, वो हैं 85% और यहाँ पर 82%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन लेवल है 100% तो खैर नहीं है, लेकिन 10 से 14 साल तक, यानी कि 14 साल की उम्र में बच्चा 10th के अंदर या फिर 9th या 10th में होता है, तो 10th तक बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई जिसमें बताया गया है कि एक तरीका है जिससे आप ये जान सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो प्रॉपरली नरिश्ड है या नहीं। व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। अब यहाँ पर जो BMI जिसको हम कहते हैं, BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। दिस इज ईजी टू कैलकुलेट। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन kg, देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप स्केल। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चों की एक BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स दिया जाता है, जिसके मुताबिक उनकी बॉडी का वज़न, यानी कि उनका जो भी वज़न है वो तोला जाता है, उनका जो हाइट है वो तोला जाता है, और उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति
हेल्दी है या नहीं। और इसके लिए एक टेबल भी जारी किया जाता है, डोंट नो वेदर हियर इट इज़, नहीं यहाँ पर आपकी बुक में टेबल नहीं दिया गया। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या कभी कभी आप डॉक्टर्स के किसी क्लिनिक में जाते हैं कभी, तो आप वहाँ पर पाओगे कि एक टेबल लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो आपका वजन 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। आपकी हाइट 6 फुट से लेके 6 फुट 1 इंच तक है तो आपका जो बॉडी वेट है वो 90 से 95 के बीच में होना चाहिए, वो हेल्दी है। अगर 95 से 100 के बीच में है तो वो एवरेज मतलब जस्ट अबव बोल सकते हैं, और अगर 100 से भी ऊपर है तो इट्स वेरी डेंजरस। तो इस तरीके से BMI कैलकुलेट किया जाता है। तो BMI जो है ये आपको क्लिनिक्स में देखने को मिल जाएगा, इसका चार्ट, या फिर आप अपने गूगल पे लैपटॉप मोबाइल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक टेबल मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी का वजन उसमें देख सकते हैं कि आपकी बॉडी का वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यू आर इन ए गुड हेल्थ और ओवर वेट या फिर लेस वेट एट्सेट्रा, वो सब आपको वहाँ से पता लग सकता है। अब यहाँ पर एक और डेटा टेबल दिया गया है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017। 2017 के लिए हमारे देश और हमारे पड़ोसियों के लिए कुछ एक टेबल दिया गया है। इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब का दिया गया है। नाउ GNI जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि पर कैपिटा। अब हमारे देश से आगे देखिए, श्रीलंका जो कि एक छोटा देश है, हम लोगों से काफ़ी छोटा है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 11,326 है, क्योंकि भारत जो है 6,000 पे आता है, जो कि ऑलमोस्ट श्रीलंका का आधा हुआ। म्यांमार जैसे देश है, जो पाकिस्तान जैसे देश, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर और हमारे अंदर 2017 की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क था। देयर वाज ओनली डिफरेंस ऑफ 1,000 ओनली। फिर आप नेपाल और बांग्लादेश को देख सकते हैं, वो तो नीचे है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के समय, यानी कि लाइफ, एक बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो उसके दर के अंदर भारत जो है वो 68% पे है, और बाकी जो देश हैं इसमें श्रीलंका आगे है, और आप देख सकते हैं इवन नेपाल और बांग्लादेश भी हमसे आगे है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, यानी कि 25 साल और उससे ज़्यादा के जो बच्चे हैं वो कितने साल तक स्कूल गए हैं, मीन ईयर्स, यानी कि एवरेज स्कूलिंग कितने साल की हुई है। तो भारत में स्कूलिंग सिर्फ 6.4 ईयर्स है, यानी कि सिर्फ 6-7 साल, यानी कि ज़्यादातर लोग जो भारत में रहते हैं वो ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत कम उनका स्कूलिंग रहता है। तो ये बड़ी गंभीर बात है जिसको हमें बढ़ाना होगा, कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो एजुकेट नहीं होंगे, एजुकेट नहीं होगा तो हमारा लिटरेसी लेवल कैसे बढ़ेगा। HDI रैंक, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि जारी की जाती है जिसमें हर एक देश जो है उसके अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है उसके हिसाब से उसको एक अलग अलग रैंक पे रखा जाता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ तो शायद भारत का नंबर जो है वो 100 से भी नीचे आता है। यानी कि टोटल हमारे वर्ल्ड के अंदर 188 देशों को उसमें शामिल किया गया, 188 या 90 ऐसे कुछ देशों को शामिल किया गया है, और उसमें भी भारत का जो नंबर है वो 100 से भी नीचे आता है। और सबसे पहले पायदान पे है नॉर्वे है, ये देश जो है सबसे आगे। अगर आप इस टेबल को देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पर ये टेबल जो है मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसको बोलते हैं हम HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें लगभग 4 पायदान पे बांटा जाता है देशों को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ इस टॉपिक में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहला जो आता है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे देश जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसमें लगभग 1 से 49 देशों को इसमें शामिल किया जाता है, और उन देशों को जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रहता है वो 0.802 से ऊपर रहता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है नॉर्वे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर डेनमार्क, नीदरलैंड्स, अमेरिका, देन सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस। तो ये देश हैं जो फर्स्ट नंबर पे पहले पायदान में, यानी कि पहले ग्रुप के अंदर आते हैं, और ये 1, 2, 3, 4 ऐसे रैंकिंग में जाते हैं। अब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 50 से 105 तक देशों को लिया जाता है। इनका जो इंडेक्स का जो रेंज रहता है वो ये रहता है, और इसके अंदर रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना और थाईलैंड, जमैका जैसे छोटे देश भी आते हैं। तीसरा जो है इसके अंदर आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें 106 से 143 देश हैं, जिसमें ये इंडेक्स जो रेंज रहती है। इसमें इंडिया का नाम भी आप देखिए, तो हम अगर ओवरऑल देखने जाएं तो इंडिया का नंबर आता है 106 के बाद के देशों में, यानी कि भारत की रैंकिंग टोटल 188 देश देखिए इसमें बताएं 188, जिसमें भारत का नंबर 166 से नीचे आता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि भारत जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में काफ़ी पीछे है। तो ये है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स। तो इसी के आधार पर हम देख सकते हैं भी कौन सा देश जो है वो कहाँ पर हमसे आगे है और कहाँ पर हमसे पीछे है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? अब ये तो बहुत ही गंभीर बात है वैसे तो कि भारत जो है 106 नंबर पे है और श्रीलंका जैसे छोटे देश भी हमसे काफ़ी आगे हैं। Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. अब ये जो देश है दो बांग्लादेश जैसे वो हमसे छोटे हैं और हमसे पर कैपिटा इनकम में भी पीछे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में देखें तो वो हमसे काफ़ी बेहतर है। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए गए हैं। जैसे many new components have been added to the human development report, but by prefixing human to development it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? अब जैसे लोगों की हेल्थ है तो किस प्रकार के वो जगह पर रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम HDI कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या और भी कुछ चीज़ें जिन पे हम ऐसा मतलब जिनके आधार पे हम HDI को बना सकते हैं, HDI को कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आगे में भी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे भी। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present time and levels of development are not sustainable. Groundwater is an example of renewable resource. These resources replenish by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new sources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. तो यहाँ पर इन्होंने सस्टेन करने की बात की है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट आज आपके पास है, यानी कि आप अपने आप को डेवलप्ड बोल सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा के लिए आप इसको बरकरार रख सकते हैं? यानी कि आज जो देश डेवलप्ड है क्या हमेशा के लिए वो डेवलप्ड रहेगा? अब इस पर सवाल उठता है। अब आपको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कह चुके हैं कि जो अभी का जो प्रेजेंट लेवल है डेवलपमेंट का, ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि इसको आप हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं हमारे, आपको पता है रिसोर्सेज जो होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अपने आप बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर के लिए जो आपको इस टेबल के अंदर जो लिखा गया है इसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पानी हमारे पास है। तो ग्राउंड वाटर की बात की जाए तो ग्राउंड वाटर का उपयोग हम क्या करते हैं? हम अपने डे टू डे यूजेस के लिए, जो हमारा डेली एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम क्रॉप्स उगाने के लिए, यानी कि जो खेतों के अंदर सिंचाई का काम होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इस पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, यानी ये पानी हमको पता है कि धरती के ऊपर बारिश के द्वारा वापस आता है। अब बारिश के द्वारा, ये वाटर साइकिल के द्वारा वापस तो आता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं भली भांति कि जो ये पानी वापस आता है, जब ये रेन वाटर वापस आता है तो ये कंप्लीट जो है पूरे का पूरा जो है वो धरती पे अंडरग्राउंड नहीं जाता है। ये बहुत सारा पानी जो है वो सी में जाता है, कुछ नदियों में जाता है और थोड़ा सा पानी ही परकुलेट होकर, यानी कि ज़मीन के अंदर रिसकर अंडरग्राउंड वाटर बनता है। तो ऐसे में हम अगर पानी का ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये रेन वाटर जो है इसकी भरपाई ना कर पाएगा तो क्या होगा? आने वाले कुछ समय के बाद हमारे पास पानी बचेगा ही नहीं। तो इससे हमें जो तकलीफ़ें होने वाली हैं उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पानी को यूज़ करके आप बहुत अच्छी खेती की एक्सपेक्टेशन करते हैं वो पानी नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? तो क्या डेवलपमेंट बरकरार रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। आगे अंडरग्राउंड वाटर के साथ साथ यहाँ पर एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, जो कि हम तेल, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह आता है। अब मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड की बात की जा रही है। अब रिजर्व्स 2017 के मुताबिक यहाँ पर जो है
808,000 मिलियन बैरल्स तेल है मिडिल ईस्ट के पास। और ये कब तक चलेगा? ये सिर्फ 70 साल तक चलेगा। यानी कि आप देखिए, ये गिनती जो दी गई है हमको बहुत ही चिंता में डालने वाली है कि जो पेट्रोल की बात करें हम, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि हमारा जो मिडिल ईस्ट के पार्ट हैं जैसे कि दुबई वगैरह हैं, ईरान, इराक, जहाँ से तेल ज़्यादा मिलता है हमको, कुवैत, वहाँ पर 808,000 मिलियन बैरल्स हैं जो कि 70 साल में ख़त्म हो जाएगा। चलो 70 ईयर्स बहुत है, अभी हमारी उम्र तो निकल जाएगी तब तक। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 50,000 मिलियन बैरल्स है जो कि लगभग 10.5 साल चलेगा। ठीक है, तो 10 साल ये चिंता करने वाली बात है क्योंकि 10 साल के बाद इनको तेल फिर खरीदना पड़ेगा बाहर से। पूरे विश्व की बात की जाए, ये दो को छोड़कर, ये 97,000 मिलियन बैरल्स यहाँ पर है जो कि 50 साल तक चले। तो यानी कि अराउंड देखें तो हम आने वाले सालों में जो पेट्रोल डीजल, जिनको हम आज, खैर हम अभी लगभग 100 रुपये के करीब पेट्रोल हुआ है तो हम बहुत परेशान हैं, तो आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे सामने परेशानियाँ कैसे बढ़ेंगी आप खुद समझ सकते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what are our goals. सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर अंत में यही बताया गया कि कंसिक्वेंसेस की प्रभाव, कि एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर अगर ख़त्म होता है या फिर ये जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल, ये ख़त्म होता है तो इससे नुकसान, पूरा एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुँचता है, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इन सब से पूरे विश्व को नुकसान होता है। यानी कि ये जो समस्याएं हैं ये बाउंड्रीज़ नहीं देखती हैं। अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसका असर हमारे पास भी आएगा, और हमारे पास बढ़ रहा है तो हमारे पड़ोसी देशों के पास भी आएगा। तो यानी कि ये जो प्रभाव है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर हम डालते हैं, ये कोई बाउंड्रीज़, कोई देश की बाउंड्रीज़, इनको कोई सरहदें, हदें नहीं पता है, ये तो निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो हमें ये एक चीज़ समझनी होगी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारा जो फ्यूचर है वो सबका लिंक्ड है। यानी कि अगर एक जगह पर एक समस्या होगी तो दूसरी जगह पर भी वो समस्या धीरे धीरे, जैसे कि अभी प्रेजेंटली आपने देखा कि जो कोरोना वायरस था वो चीन से आया था, लेकिन चीन से उत्पन्न होने के बावजूद इसने पूरी दुनिया को कितना ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया, ये भी आप देख सकते हैं। शुरू एक नेशन से हुआ था लेकिन पूरी दुनिया आज इससे ग्रस्त है। तो वैसे ही अगर एक देश के पास समस्या आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वही समस्या उस देश के पास रहेगी और वही उससे लड़ेगा, नहीं, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने, पूरी दुनिया में फैलने वाली है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारा गोल क्या है, कि हमें किस प्रकार का जीवन चाहिए, कि डेवलपमेंट हमें चाहिए लेकिन किस शर्त पे चाहिए। क्या हम डेवलपमेंट के लिए पूरे रिसोर्सेज को ख़त्म करते जाएंगे, या फिर हम डेवलपमेंट के साथ साथ इस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए हमारे जो एनवायरमेंटल हमारे पास सोर्सेज हैं उनको बचाने का भी काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने योग्य हैं, और इसी से डेवलपमेंट के ऊपर डिबेट जो है वो बहुत लंबी चल सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर डेवलपमेंट। होप यू एंजॉय द वीडियो।